आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो घटना हुई उसके बाद जातीय हिंसा भड़काने के लिए पीएफआई ने फंड किया था। जी हां, ये बहुत बड़ा खुलासा अधिकारियों ने किया है। आपने देखा कि हाथरस पर सभी राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो वामपंथी दल हो या फिर जिहादी मानसिकता के जो नेता है वो वहां पर पहुंच रहे हैं। किस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी भी पहुंचते हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि पीड़िता का जो शव जलाया गया था इसी वजह से जलाया गया था, क्योंकि एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी कि शव को लेकर हम शव यात्रा निकालेंगे और उसके बाद रैली होगी और पूरे देश में हम आगजनी करेंगे। इससे पहले आपने देखा बेंगलुरु में घटना हुई और उससे पहले दिल्ली में घटना हुई थी, उसमें भी पीएफआई का नाम सामने आया था। अब उत्तर प्रदेश में भी हाथरस की घटना को लेकर जातीय हिंसा भड़काने के लिए कई नेता भी शामिल थे, कुछ पत्रकार के भी नाम सामने आ रहे हैं। अब यहीं पर अगर बात करें तो वहां पर जो पहुंचे हुए थे नेता, उन लोगों को भी इस पर जवाब देना होगा, क्योंकि दिल्ली हिंसा होती है और उसमें भी उनका नाम सामने आता है और हाथरस में भी अब घटना होने ही वाली थी और ये सवाल उठाते हैं योगी आदित्यनाथ पर, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने वक्त रहते ही पूरे मामले को संभाल लिया है। एक तरफ कुछ मीडिया, जो जुगाड़ू मीडिया है, वो ये कह रहे थे कि लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है, जबकि मामला आपसी रंजिश का है। अब उस पर जांच चल रही है। परिवार नार्को टेस्ट और सीबीआई जांच से भाग रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है अगर सच्चाई सामने आएगी तो उसके बाद मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अब ये जो एक तरफ प्रोपेगेंडा फैला रहे थे मीडिया चैनल वाले, उनके पत्रकार भी विरोध में खड़े हो गए। वो ये कह रहे हैं कि आखिर सीबीआई जांच की जरूरत क्या है, आखिर नार्को टेस्ट की क्या जरूरत है। अगर सच्चाई सामने लाना है तो जांच पूरी तरीके से होनी चाहिए, इसमें दुविधा किस बात की। अब ये वही लोग हैं जिन्होंने स्क्रिप्ट रची थी, वही लोग हैं जो शामिल थे, वो इस पर सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसने दिल्ली में हिंसा भड़काई, और आपने देखा ताहिर हुसैन को फंडिंग की गई और मुलाकात किस तरीके से हुई, पीएफआई के एजेंट के रूप में पैसे आए और पूरी दिल्ली में हिंसा भड़काई गई। उस वक्त ताहिर हुसैन किसी के संपर्क में था। वो कौन थे? वो थे संजय सिंह। और उत्तर प्रदेश भी पहुंचते हैं संजय सिंह। अब ये जो लिंक सामने आया, हमने पहले भी आपको बताया था कि चुनाव को देखते हुए दंगे भड़काने में सबसे आगे कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी एक दंगे, आपने देखा सीए के नाम पर इन्होंने दंगे भड़काए ताकि इन्होंने जो पहले कारनामे किए थे, और आपने देखा कि जो दिल्ली में इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे वो तो पूरा नहीं हुआ। चुनाव में जनता फ्री की राजनीति इन्होंने की और उसके बाद इन्होंने चुनाव जीता। और यहां तक कि मुझे तो बहुत सारे लोगों से, जो दिल्ली में ही रहते हैं, पुरानी दिल्ली में रहने वाले लोगों से ये पता चलता है कि 500 रुपए भी बांटे गए थे। अब ये जब ये खबरें आती हैं कि जनता ने इसी जो लोग थे दिल्ली के, उन्होंने इसी लालच में केजरीवाल को जिता दिया, लेकिन उसके बाद केजरीवाल वो जो वादे थे बड़े बड़े हॉस्पिटल और मोहल्ला क्लिनिक के, वो पहले ही फ्लॉप हो चुके थे। अब इनका जो कुछ बड़े बड़े वादे इन्होंने चुनाव में किए उस पर जनता का ध्यान ना जाए। और अभी भी अगर देखें तो दिल्ली में संक्रमण हो या कुछ भी प्रवासी मजदूरों की अगर प्रॉब्लम हो तो वो सारी वैसी की वैसी ही है, बल्कि कांग्रेस से भी ज्यादा ये बदतर स्थिति में चले गए हैं। शीला दीक्षित पर ये आरोप लगाते थे लेकिन ये बहुत ही नीचे गिर गए हैं। अब संजय सिंह, जो उत्तर प्रदेश की कमान उनको सौंपी गई है, जब उन्होंने दिल्ली में हिंसा की और वो ताहिर हुसैन के संपर्क में थे, अमानतुल्लाह खान अभी भी ताहिर हुसैन के साथ खड़े हुए हैं, संजय सिंह अभी भी उनके साथ खड़े हुए हैं, केजरीवाल के बहुत खास हैं संजय सिंह, और इसीलिए उनको उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई है। कई दिनों से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में अगर चूहा भी मरता था तो संजय सिंह लालताम हो जाते थे और खड़े हो जाते थे, लेकिन वहीं दिल्ली में कोई बड़ी घटना भी हो जाती है तो उस पर पर्दा डाल दिया जाता है। तब जवाब देना होता है गृह मंत्री अमित शाह को, तब केंद्र को जवाब देना होता है। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में कुछ होता है वैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। चलो कोई घटना हुई है, अगर उसमें जांच नहीं होती फिर आप विरोध प्रदर्शन करें, फिर आप रैलियां निकालें, जुलूस निकालें तो बात समझ में आती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा भी जो भी मामला होता है सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। दोषियों को बचाने के लिए तो आप ही निकल जाते हैं। एक तरफ दिल्ली में निर्भया के जो दोषी थे, जो बलात्कारी थे, उनको तो सिलाई मशीन दी आपने, पैसे बांटे, उनके साथ जाकर खड़े हो गए, आपने उनकी फाइलें दबा कर रखी ताकि उनको फांसी ना हो। और दूसरी तरफ आप हाथरस
की घटना को, जो आपसी रंजिश की घटना है, उसको आप गैंगरेप का नाम देकर वहां पर जाते हैं, राजनीति करते हैं। और जिस तरीके से संजय सिंह वहां पर गए, उनका विरोध प्रदर्शन हुआ, उनको वहां की जनता ने लात मार के निकाला। लेकिन अब जो ये पीएफआई से लिंक सामने आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। संजय सिंह बार बार विदेश भी जाते हैं, ऐसी भी खबरें आती हैं, और वहीं पर केजरीवाल के जीतने के लिए अगर कोई दुआ कर रहा था तो वो पाकिस्तान कर रहा था। अब ये लिंक क्या है, ये भी जांच का विषय है। संजय सिंह की भी जांच होनी चाहिए कि बार बार जब पीएफआई का लिंक सामने आता है, वहां पर संजय सिंह का नाम क्यों आता है, इस पर भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि दिल्ली हिंसा में संजय सिंह से संपर्क में थे ताहिर हुसैन, इस पर आज तक क्यों जांच नहीं हुई, यह भी जांच का विषय है। लेकिन जांच करेगा कौन? केंद्रीय एजेंसियों को इस मामले में जांच करनी चाहिए और सच सामने लेकर आना चाहिए। क्योंकि अब तो जनता भी सवाल पूछ रही है कि बार बार ऐसा क्यों होता है कि संजय सिंह का नाम वही सामने आता है जहां पर पीएफआई के लिंक सामने आते हैं। और आपको बता दें कि जस्टिस फॉर हाथरस की एक वेबसाइट भी बनाई गई थी, और इसमें पीएफआई जैसे समूह हैं जिन्होंने जातीय हिंसा भड़काने के लिए ये वेबसाइट बनाई है। www.justiceforhathras.victim.card.co एड्रेस पर जस्टिस फॉर हाथरस नाम से वेबसाइट होस्ट की गई। और कार्ड.co दरअसल इंटरनेट की ऐसी वेबसाइट है जो दुनिया भर में सिविल राइट्स के लिए प्रदर्शन करने की जगह देती है। इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भीड़ जुटाने, सूचनाएं देने और फंड्स कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। हाथरस के लिए बनी वेबसाइट को बॉट हैंडल्स के जरिए सोशल मीडिया पर फैलाने का आरोप भी अधिकारियों ने लगाया है। क्योंकि आपने देखा कि मनीषा यादव जो चंडीगढ़ की होती है, उसकी तस्वीर लाकर और पूरे सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलाया जाता है, और उसके बाद लोग शेयर करते हैं किस तरीके से बिना जाने बूझे। आखिर क्यों? क्या उनका कोई निजी स्वार्थ होता है? नहीं, लोगों को उनका माइंडसेट ऐसा सेट किया जाता है, मानसिक रूप से उनको इस तरीके से प्रेरित किया जाता है ताकि वो शेयर करें कि कमर तोड़ दी गई, जीभ काट दी गई, आंख फोड़ दी गई, उसके साथ बहुत कुछ हुआ। लेकिन ये आपसी रंजिश का मामला था, और जिसके साथ भी गलत हुआ वो गलत है। जो दोषी है उनको सजा होनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से भ्रम फैलाना और जातीय हिंसा भड़काना ये बहुत बड़ा अपराध है, और इस पर सजा होनी ही चाहिए। इसी के साथ आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है हाथरस का, इसमें कई और भी चीजें सामने आ रही हैं। पत्रकार पर एनएसए लगा है, और इसी के साथ नेताओं पर भी एनएसए लगा है। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर ये है कि हाथरस पीड़िता से मिलने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और वहीं पर सीताराम येचुरी, डी राजा और वृंदा करात मिलने पहुंचते हैं पीड़िता के परिवार से। आखिर क्यों? क्योंकि ये जो पूरा मामला है, आप समझ सकते हैं सीताराम येचुरी कौन है, कौन कहां से फंडिंग होती है इन लोगों को, और किस तरीके की विचारधारा है। आप समझ सकते हैं अब ये क्यों वहां पर राजनीतिक रोटियां सेकने जाते हैं, जबकि पूरा गांव चीख चीख कर ये कह रहा है कि यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं, हम बहुत प्यार से रहते हैं, हमारी जो दीवारें हैं वो भी सटी हुई हैं, और हम एक दूसरे से बहुत लंबे समय से प्यार से रह रहे हैं, यहाँ पर कोई ऐसा मामला हुआ ही नहीं। अब मीडिया ने तूल दिया, स्क्रिप्ट रची गई, राजनीति इस पर किया जा रहा है। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी ने बहुत गलत जगह पर दांव लगाया। जो पैसे खर्च किए गए कांग्रेस की तरफ से और पीएफआई की तरफ से, बहुत गलत जगह पर उन्होंने खर्च किए, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि यहाँ पर हम जो दलित विक्टिम कार्ड हम यहाँ पर खेल रहे हैं, जिस तरीके से हम दलित कर रहे हैं, वहां पर ऐसा कुछ है ही नहीं। वहां के जो लोग हैं कभी उन्होंने भेदभाव किया ही नहीं, जात पात था ही नहीं। और अगर बात करें तो उस लड़की का और उस लड़के के साथ भी प्रेम संबंध था, और कुछ दिन पहले पंचायत ने ही ये सजा सुनाई थी उन दोनों को, या फिर ये निर्णय लिया गया था कि आप दोनों को शादी करनी होगी, जबकि परिवार में अनबन था, आपसी रंजिश थी, जिसके चलते दोनों परिवारों ने मना कर दिया था। अब ये सारी चीजें जब सामने आ रही हैं तो ये दिखाई देता है कि वहां के जो लोग हैं आपस से प्यार में रह रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि जनता भी वहां की कह रही है। अब इन लोगों ने हिंसा को भड़काने के लिए, हिंसा करने के लिए एक मुद्दा बनाया। यहाँ पर वो रामन, चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने अपना नाम रख लिया है, लेकिन उनका नाम जो है वो रामन है। अब वो किस तरीके से इस पूरे मामले पर बैठे हुए हैं ताकि वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक सके।
परिवार से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। अब ये कौन कर रहा है? ये भीम आर्मी के लोग कर रहे हैं, उनके रिश्तेदार बनके वहां पर बैठ गए हैं। आईडी प्रूफ भी नहीं दिखा रहे हैं। कोई भी अगर गांव वाला वहां पर मिलने जा रहा है या कोई आ रहा है तो ये बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि आप पीड़िता के घर पर गए हैं, वहां पर रिश्तेदार आप बनकर बैठे हुए हैं। और ये जो मामले सामने आ रहे हैं, इसमें फंडिंग का भी जो ये पूरा मामला है ये दिखाता है कि ये 25 लाख में डील ना करने और 50 लाख देने की जो बात थी, ये सारी जो चीजें हो रही थी, ये कांग्रेस का इसमें नाम था और इसके साथ ही पीएफआई का नाम सामने आ रहा है दंगा भड़काने के लिए। इसी के साथ जो संजय सिंह को लेकर ये इतना बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि पीएफआई और संजय सिंह वहां पर पहुंचते हैं, तो इस पर दीपक शर्मा जिन्होंने अभी संजय सिंह को ये दिखाया है कि आप यहाँ पर, क्योंकि वो हाथरस के निवासी हैं और वहाँ पर अगर आप राजनीति करने जाते हैं, वहाँ की जनता को आप भ्रमित करने जाते हैं, ये बहुत ही गलत है। संजय सिंह बहुत लंबे समय से उत्तर प्रदेश पर लगे हुए थे। उनको ये लग रहा था कि उत्तर प्रदेश की जनता दिल्ली की तरह है और वहाँ पर भी ऐसे ही लोग, अगर हम कुछ भी बोलेंगे वो समझ जाएंगे। लेकिन देश की जो जनता है वो समझदार है और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वो जनता आपका असली चेहरा लॉकडाउन के दौरान देख चुकी है, जहां पर आपने प्रवासियों को किस तरीके से भगाया और आज उसी राज्य में जाकर आप उनकी बात करते हैं, उनके हितों की बात करते हैं, ये दोहरी बात करते हैं। ये दिखाई देता है कि आप किस तरीके से गिद्ध राजनीति कर रहे हैं और जनता को बेवकूफ बनाने के सिवा कुछ नहीं है। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया, अब वो उत्तर प्रदेश में जाकर अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो समय गया जब लोग जाति पात देखकर लोगों को बिठा देते थे, ये नहीं देखते थे कि वो इसके लायक है या नहीं है। सपा की बात कर रहे हैं हम, और उन लोगों को बिठा दिया जाता था। अब ये देखा जाता है कि काम कौन कर रहा है, विकास कौन कर रहा है, और योगी आदित्यनाथ से अच्छा मुख्यमंत्री कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ के राज में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है, अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, और इसीलिए ये लोग योगी आदित्यनाथ से इतने डरे और सहमे हुए हैं। दीपक शर्मा ने संजय सिंह के लिए एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि तुम राज्यसभा स्पीकर पर हमला करो, दिल्ली दंगे के मास्टरमाइंड ताहिर का साथ दो, अफजल को अब्बा और बुहरान को भाई बोलो, टिकट्स ब्लैक उगाही, धमकी मारपीट करो, तुम जेंटलमैन हो, मैं तुम पर स्याही फेंक दूं तो अपराधी, संजय सिंह इक्वल टू पीएफआई इक्वल टू दंगे। बिल्कुल सही इन्होंने जो ये लास्ट लिखा है, क्योंकि हमने भी कई सारे दंगे देखे हैं और वहां पर संजय सिंह पीएफआई इनके लिंक जरूर सामने आ रहे हैं। अब ये भी जांच का विषय है, जांच होना ही चाहिए इस बारे में, क्योंकि अब जो इस हाथरस में जो दंगे की साजिश रची जा रही थी, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उसमें से एक पीएफआई का जो एजेंट है वो जामिया का छात्र है। अब उसे हम छात्र नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये आतंकी हैं। अगर कोई भी दंगा भड़काने के लिए पीएफआई का एजेंट बनता है, फंडिंग करता है या फिर भीड़ इकट्ठी करता है, तो ऐसे लोग छात्र नहीं हैं, ऐसे लोग आतंकी हैं और उनको आतंकी घोषित कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये छात्र के नाम पर कलंक है। ये तमाम उन छात्रों के लिए अपमान है जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं और देश के लिए वो मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। छात्र जो होता है उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले उसका जो धर्म होता है वो होता है अपने देश से प्यार करना, अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करना। लेकिन ये लोग हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, ये लोग कभी भी देश का भला नहीं कर सकते। इन लोगों की जो मानसिकता है उसकी तो हद ही हो गई है। इस तरीके की मानसिकता ये रखते हैं कि ये ना तो राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं, ना ही ये तिरंगे का सम्मान करते हैं। दिखावे के लिए इन्होंने गाया होगा, दिखावे के लिए इन्होंने उठाया होगा, लेकिन इनके दिल में अगर उसके लिए सम्मान होती, उसके लिए प्यार होता, तो ये देश को जलाने के लिए साजिश नहीं रचते। इन्होंने बेंगलुरु में जो किया, इन्होंने जो दिल्ली में किया, अब ये उत्तर प्रदेश में वही साजिश रच रहे थे। और ये आज से नहीं, जब से योगी आदित्यनाथ आए तब से ये साजिश रची जा रही थी, लेकिन हर बार ये फेल हुए हैं और होते रहेंगे, क्योंकि देश की जो जनता है वो समझदार है। खासकर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में तुम जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। देश की जनता जागरूक है और ऐसे लोगों को हर बार प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाएगी, क्योंकि जो ऐसे आतंकी हैं, जो ऐसे उपद्रवी हैं, उनके लिए प्रदेश में कोई भी जगह जनता नहीं देनी चाहती। अगर वो यहाँ पर आएंगे फिर वही होगा। और इसीलिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के समेत जो पॉलिटिकल लीडर वहां पर गए थे उनका विरोध हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये लोग यहाँ पर राजनीतिक रोटियां सेकने आए हैं। ये मामला इन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया है। धमकियां दी जा रही हैं भीम आर्मी की तरफ से। ये भीम और मीम आर्मी जो है, इनका जो असली चेहरा है ये सामने आ गया है। ये किसके हैं सगे? ये पीएफआई के सगे हो सकते हैं, ये देश की जनता के सगे नहीं है। और
पीएफआई के साथ इनका जो संबंध है वो कई बार उजागर हुआ है। रावण की अगर बात करें तो इनको जनता मुंहतोड़ जवाब देगी 2022 में, और इससे पहले ही वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो इनका विरोध कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि यहाँ से जाएं, और जब वो आईडी प्रूफ मांग रहे हैं, क्योंकि जो पीड़िता है उनके घर पे ये लोग बैठ गए हैं ताकि कोई वहां पर बात ना कर पाए, सच्चाई सामने ना आए। नार्को टेस्ट और सीबीआई जांच के लिए लगातार मनाही हो रही है। इसमें बहुत बड़ा झोल सामने आ रहा है। अब ये सच्चाई सामने आएगी क्योंकि अब जांच इस पर चल रही है। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच गया है। योगी आदित्यनाथ ने हलफनामा भी दायर कर दिया और बताया है इस दंगे के बारे में। अब ये देखना होगा इस मामले में किस किस के चेहरे बेनकाब होते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो पीएफआई के एजेंट थे, उनके नाम क्या है। एक तो है जो जामिया के स्टूडेंट हैं। बार बार ये कहा जाता है कि जामिया और जो जेएनयू है वहाँ के जो छात्र हैं आखिर ऐसी घटनाओं में सामने क्यों आ जाते हैं, क्योंकि इनकी जो मानसिकता है, जो ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, इनका जो प्यार है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है। क्योंकि हमने कई बार देखा है, सारे छात्र ऐसे नहीं हैं, लेकिन इसमें 90% से ज़्यादा जो छात्र हैं उनका प्यार पाकिस्तान से ज़्यादा रहता है। वो अलगाववादियों के साथ ही खड़े रहते हैं। अगर हम देखें तो कश्मीर में भी जो पत्थरबाजी करते हैं उन्हीं के आचरण पर चलते हुए इन्होंने दिल्ली में भी पत्थरबाजी की थी, और जगह जगह पर ये पत्थरबाजी करने के लिए निकल जाते हैं। इन लोगों का बस एक ही मकसद होता है कि ये किसी भी तरीके से अपनी जो कट्टरवादी सोच है सामने वाले पर थोपें। अगर वो नहीं समझ रहा है तब ये उस पर किस तरीके से पत्थरबाजी करते हैं, जबरदस्ती उस पर थोपने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर कोई आपकी बात से सहमत नहीं है, आप अपनी बातों से मनवाइए, आप उसको उस पर जबरदस्ती और दबाव डालकर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इनकी जो मानसिकता आप देख लें, चाहे अरफा खानू हो, तमाम ऐसे जो पत्रकार का चोला ओढ़कर बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी जो मानसिकता है, भाषण और इनके जो बयान है उसमें देखिए किस तरीके से कहते हैं कि हमने विचारधारा से समझौता नहीं की है, हम अपनी जो विचारधारा है वो लोगों पर थोपेंगे, बताएंगे और लोग एक्सेप्ट भी करेंगे, स्वीकार करेंगे। इससे ये दिखाई देता है कि इनकी जो मानसिकता है वो जिहादी है। इससे बढ़कर ये कभी सोच नहीं सकते, ये देश के बारे में कभी नहीं सोच सकते। अब जल्द ही, क्योंकि योगी आदित्यनाथ चाहे कोई भी हो, उनका जो पूरा काला चिट्ठा होता है वो सबके सामने लेकर आते हैं, और सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है। अब सच सामने आएगा और बड़े बड़े नेता भी बेनकाब होंगे। जो चाइना के इशारे पर चाइना का समर्थन करते थे, जो पीएफआई के साथ मिलकर साजिश रचते हैं, उन लोगों का भी चेहरा सामने आएगा, बेनकाब होंगे। क्योंकि कौन कौन वहां पर पहुंचा था, किस तरीके से प्रोपेगेंडा रचा गया, उनके समर्थक की जो ऑडियो कॉल वायरल हो रही है, इस सबसे ये साफ हुआ है कि ऐसे लोगों का हाथ इस मामले में था। यूपी पुलिस ने जिन 4 लोगों को अरेस्ट किया है जो पीएफआई के एजेंट थे, उनमें से एक हैं मुजफ्फरनगर के सिद्दीकी, एक हैं मालापुरम के सिद्दीकी और एक हैं मसूद अहमद जो जरवल के हैं, और एक बहराइच डिस्ट्रिक्ट में उनको गिरफ्तार किया गया है, और एक है आलम जो कोतवाली एरिया इन रामपुर के हैं। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब जल्द ही सच सामने आएगा, लेकिन 2 चीजें इसमें निकल कर आती हैं। एक तो संजय सिंह की जांच होनी चाहिए, पीएफआई से उनका क्या लिंक है और किस तरीके से दंगे भड़काए जा रहे हैं, पूरे देश में आगजनी की जा रही है, आखिर उन्हीं प्रदेशों में और उन जगहों पर क्यों हो रही है जहां पर बीजेपी का राज है। और दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन आती है, और इसीलिए केजरीवाल ने गृह मंत्री से ही जवाब मांगा था, सोनिया गांधी ने भी जवाब मांगा था। उसके बाद जब ताहिर हुसैन और इन लोगों का पर्दाफाश हुआ, उस पर कांग्रेस भी मौन हो गई, और आम आदमी पार्टी ने तो अपना जो काला चेहरा है वो छुपा कर रख लिया, सामने लेकर ही नहीं आए। अमानतुल्लाह खान आए तो वो भी ताहिर हुसैन के समर्थन में खड़े हुए थे, उन्होंने अपना चेहरा दिखा दिया कि आज भी उनका चेहरा काला ही है।